वेलकम टू अनदर वीडियो और ये है सोलो लेवलिंग के एपिसोड 6 का रिव्यू। तो अब तक की सोलो लेवलिंग की कहानी में जिन्बो को नया असाइनमेंट मिलता है सी रैंक डंजन के अंदर, जहां 2 मेंबर्स की कमी की वजह से जिन्बो को चुना जाता है, जिसका काम सिर्फ उनके लिए सामान उठाना था। पर वो पुरानी टीम जिन्बो और उसके साथ के एक नए लड़के को वहीं छोड़कर डंजन से बाहर निकलते हैं सामान लेने और डंजन को बंद कर देते हैं, ताकि अंदर वो दोनों बॉस का शिकार हो जाए और बॉस आराम से सो जाए उन्हें खाने के बाद, जिसके बाद वो उसके अंदर के एसेंस स्टोन को कलेक्ट कर सके। जहाँ इस सब का अंदाजा काफी हद तक जिन्बो को था और उनके वहाँ फंसने के कुछ देर बाद उस डंजन का बॉस जाग जाता है, जिसे देख अपनी नई शक्ति आजमाने के लिए जिन्बो से लड़ने का फैसला करता है। और अब कहानी में आगे जिन्बो तेजी से आगे बढ़ता है और उस बीस्ट के ऊपर कई सारे हमले करता है, पर उन हमलों का कोई भी असर उस बीस्ट के ऊपर नहीं होता, क्योंकि उसकी बॉडी काफी सॉलिड होती है जो किसी भी वार को उसे चोट पहुंचाने नहीं देती। और साथ ही उसके वार काफी खतरनाक होते हैं, मतलब एक भी गलती हुई तो उससे जिन्बो मारा जा सकता है। और उसका ये कॉम्बैट स्टाइल काफ़ी ज़्यादा हैरान करता है जिन्हो को, क्योंकि उसे देख वो समझ पाता है कि ये जो मूवमेंट वो देख रहा है वो किसी ई रैंक हंटर के नहीं हो सकते, और कहीं उसने अपनी रैंक झूठी तो नहीं बताई। जिस तरह के हंटर्स के बारे में उसने सुना है जो अपनी शक्तियाँ कंट्रोल कर कर अपनी रैंक कम बताते हैं, और उस तरह के हंटर्स को फॉल्स हंटर कहा जाता है, जिनके बारे में फेमस है कि वो लोग उल्टी खोपड़ी के होते हैं, यानी वो लोगों को मारते हैं सिर्फ मज़े के लिए। और अब जहाँ इस सबसे जिन्हो काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ है, पर जिन्बो को उसको हराने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, जिसका फटीक लेवल 57 तक पहुंच चुका है, जिस लेवल के और बढ़ने पर उसकी रफ्तार कम हो सकती है। पर उसके पास जो हथियार है उसके वार लगने पर सामने वाले की शक्तियाँ लगातार कम होती रहती है, तो उसे अब इस स्पाइडर का सॉफ्ट पॉइंट ढूंढना है जिस पर वार करने के बाद उस स्पाइडर की शक्तियाँ लगातार कम होती जाए और जिन्बो उसकी आंखों पर निशाना साधे उसकी ओर बढ़ता है। लेकिन तभी वो स्पाइडर अपना अगला वार करता है, जिस वार के साथ वो अपने मुंह से एसिड छोड़ता है, जिसे देखते हुए जिन्बो अपने आप को और नहीं रोक सकता, जिसके बाद वो अपनी बाकी एबिलिटी से अपनी रफ्तार बढ़ाकर काफ़ी तेज़ी से वार करता है उस बीस्ट के ऊपर। लेकिन उससे भी उस बीस्ट को ज़्यादा कुछ नहीं होता, या यूं कहे कि कुछ भी नहीं होता। पर जिन्हो फिर भी जूझता हुआ अपनी रफ्तार और बढ़ाता है, पर उस समय तक उसका फटीग लेवल 70% तक पहुंच चुका होता है, जिस वजह से उसकी रफ्तार कम हो जाती है और उसे शिकार होना पड़ता है उस स्पाइडर के वार का, जिस वार से जिन्हो एक किनारे गिर जाता है। और तभी उसे याद आता है उसका वो रिवॉर्ड जो उसने क्लेम नहीं किया, जिसके साथ ही वो अपने आप को फुल रिकवर कर लेता है और दोबारा फुल एबिलिटी और स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ता है उस स्पाइडर को हराने के लिए। और इस बार वो कामयाब होता है उस स्पाइडर की आंख पर अपने हथियार से वार करने में, जिससे उस हथियार की एबिलिटी उस स्पाइडर पर काम करना शुरू करती है और उस स्पाइडर की शक्तियाँ लगातार ड्रेन होना शुरू हो जाती है। जिस जीत को देखकर जिन्हो और हैरान हो जाता है और उसे क्लियर हो जाता है कि जिन्हो फॉल्स रैंकर है, जिसके बाद वो जिन्हो की और केयर करने लगता है, उसे पानी पिलाता है और उसके लिए उसका सामान कैरी करने की बात करता है। साथ ही कुल्हाड़ी लेकर तोड़ना शुरू करता है एसेंस स्टोन्स को। और उस समय तक वो लोग जिन्होंने इन्हें अंदर फंसाया है डंजन के अंदर एंट्री मारते हैं और देखते हैं बॉस हार चुका है, जिन्हें लगता है जिन्होंने उसे हराया है अपने डी रैंक और साथ ही इन हथियारों के। मतलब ये बॉस ज़्यादा कुछ खास पावरफुल नहीं था जो डी रैंक के अंडर से हार गया। और ये सब देख उनका कैप्टन जिन्हो को बचने का एक मौका देता है, जिसके लिए उसे जिन्हो को मारना पड़ेगा, क्योंकि अब तक उन लोगों ने अपने साथियों को मार कर ही उनका हिस्सा अपने नाम किया अलग अलग डंजन में जाकर। पर वो जिन्हो को छोड़ सकते हैं, बस उसके लिए उसे जिन्हो को मारना पड़ेगा, वरना एज ऑब्वियस वो दोनों मरेंगे। जो सब सुन जिन्हो आगे बढ़ता है जिन्हो की तरफ, पर उसे मारता नहीं, उसकी शील्ड बनने के लिए उस तरफ जाता है और उसके आगे खड़ा हो जाता है, क्योंकि रियलिटी वो जानता है कि जिन्हो कितना खतरनाक हो सकता है। तो अब उन 6 लोगों की पार्टी इन दोनों को मारने वाली है, जिसकी शुरुआत वो करेंगे जिन्हो से पहले उसको मारकर। पर खैर उस दौरान जिन्हो के पास एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा आता है कि उसको दुश्मनों को हराना है और दुश्मनों की संख्या होती है 6। और उस बीच जिन्हो का ध्यान भटकता है और उस पर उनमें से एक हंटर का वार होता है, और उस वार से शायद जिन्हो मारा जाता, क्योंकि उसके बाद वो नहीं हिल पाता और सिर्फ ये सोचता है कि वो कैसे भूल गया था कि जिस दुनिया में वो है उस दुनिया में बचता वही है जो उस काबिल होता है। और इसी चीज़ को कोसते हुए उसकी आंखें बंद होना शुरू हो जाती है। पर वो सिस्टम उसको दोबारा एक मौका देता है, जहाँ इस बार उसको शायद उन्हें हराना नहीं, उन्हें उसको मारना है, वरना उसके दिल की धड़कन रुक जाएगी और वो खुद मारा जाएगा। जिस सबके साथ जिन्हो दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होता है। और अब क्योंकि सिस्टम उसको बचाना चाहती है, तो वो भी सिस्टम की एक कही बात मानेगा, क्योंकि सिस्टम उसको इस्तेमाल कर रही है और वो भी सिस्टम की शक्तियों का इस्तेमाल करेगा उन सबको मारने के लिए। जिस सब के बाद जिन्हो कुछ बातें दोहराता हुआ आगे बढ़ता है, मैं भूल गया था कि आखिर में कमज़ोरों को हमेशा भुगतना पड़ता है, जिसकी बड़बड़ाहट पर लोग रिएक्ट करते हैं। पर जिन्हो इसी तरह से बड़बड़ाता हुआ कहता है कि इसका मतलब तुम भी जानते हो कि ये चीज़ें कैसे काम करती है, और क्योंकि तुम हंटर हो तो तुम्हें भी शिकार होने के लिए
तैयार हो जाना चाहिए। जिसको सुन उनमें से एक शख्स जिन्बू जो कि एक ई रैंक हंटर है उसे कुछ बातें समझाने उसकी तरफ बढ़ता है कि तुम ई रैंक के हंटर हो, शिकार यहाँ तुम्हारा होगा। पर तभी उसकी बातों के बीच जिन्बू का हथियार ऊपर उठता है और उसके गले के आर पार हो जाता है, जिससे उनमें से पहला शख्स काफ़ी आसानी से मारा जाता है, जो भले एक डी रैंक का हंटर था पर उसे ई रैंक के एक हंटर ने आसानी से मार दिया। पर जिन्बू को इस चीज़ का पछतावा ज़रूर होता है, क्योंकि भले ही ऐसा ना करने पे वो मारा जाए पर फिर भी उसने एक इंसान को मारा है। पर अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट ही सर्वाइव करेगा। जिस सबके वो दो बचे हुए हंटर उस पर हमला करते हैं, लेकिन उनके सभी हमलों को वो काफ़ी आसानी से डॉच कर लेता है और आगे बढ़कर हमला कर रहे दो तलवारबाजों को एक एक वार के साथ जख्मी कर देता है, जिनके बाद उस तलवार के पैरालिसिस वार का असर होना शुरू होता है और वो अपनी शक्तियाँ खोना शुरू कर देते हैं। और इसी तरह से अपनी तेज़ी के साथ वो दो और लोगों को उनके वारों से बचकर मार देता है, जिससे टोटल 5 लोग मारे जा चुके हैं और लास्ट में बचा है उनका इकलौता बॉस, जो इस हालात को देख के समझ पाता है कि यही वो शख्स है जिसने उस बॉस को मारा है और उसकी पूरी टीम इसने 1 सेकंड के अंदर साफ कर दी। पर उसके हिसाब से उसे हराना उसके लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि वो एक सी रैंक हंटर है, जिसके बाद वो इस्तेमाल करता है अपनी शक्ति री का। और इस पॉइंट तक जानता है कि भले वो शख्स काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ही क्यों ना हो, पर उस बॉस को हराने के बाद और मेरे साथियों को मारने के बाद वो अपनी फुल स्ट्रेंथ में हो ही नहीं सकता। और जिन्बू की टैक्टिक में उसकी स्पीड और उसका हथियार एक साथ मिलकर ही बाकी सबको हरा पाया है, लेकिन उसकी ये टैक्टिक उसके शरीर को स्टील से भी ज़्यादा मजबूत कर देती है और उसका वो चाकू इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। जिस तैयारी से वो अपने वार के साथ लपकता है जिन्बू की ओर, लेकिन जिन्बू उसके इस वारों के बीच में उसको रोक लेता है और कहता है तुम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारे लिए बुरी खबर है। और वो ये है कि जिन्बू की शक्तियाँ लगातार बढ़ती रही है। पर वो कैप्टन ये सारी बातें बिल्कुल नहीं सुन पाता, क्योंकि इस दौरान उसे ये समझ ही नहीं आया कि कैसे वो हार गया या कैसे वो नीचे गिर गया। और खुद को यूँ हारता देख वो सब कुछ देने के लिए तैयार हो जाता है। वो उस कीमत की दुगनी कीमत देने को तैयार हो जाता है जो वो जिन्बू को देने वाला था। पर जिन्बू कहता है 3 बार तुमने मुझे 3 बार मारने की कोशिश की। और जिन्बू को ना रुकता देखकर वो कहता है कि तुम इस सबसे नहीं बच पाओगे। पर जिन्बू उसी की बात दोहराता है कि तुमने ही कहा था डंजन में जो भी होता है वो बातें बाहर नहीं जाती। और आखिर में खुद को बचता ना देख पाकर वो सिर्फ यही कहता है कि तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ या उसका भाई कौन है। जो बात कंप्लीट होने से पहले ही जिन्बू उसका गला काट देता है। तो जिन्बू का ये क्वेस्ट पूरा होता है और साथ ही डंजन ढहना शुरू करता है, जिससे बच बचाकर जिनो और जिन्बू उससे बाहर निकलते हैं और इस चीज़ को रिपोर्ट करते हैं कि अंदर हुए हादसे में सारे हंटर मारे गए और समहाउ हम दोनों बच पाए। मतलब सी रैंक के ज़्यादातर हंटर मारे गए और डी रैंक और ई रैंक के बंदे बच पाए। जिस सबको सुनकर एसोसिएशन वाले एजम्पशन बनाते हैं कि हाँ ये हो सकता है कि उस बंदे के नए गियर और उसकी डी रैंक की शक्तियों ने मिलकर सबको हराया और जिन्बू बचा बच बचाकर, जो कि एक ई रैंक हंटर था। शायद इस तरह से दोनों बच पाए उस इंसिडेंट से। पर खैर जिन्बू का ध्यान वहाँ जाता है उसकी नई स्किल्स के ऊपर, जो है मर्डरस इंटेंट, जिसके इस्तेमाल करने से सामने वाले की शक्तियाँ 50% तक कम हो जाती है। तो खैर उस सब के बाद जिन्बू काफ़ी हद तक जिनो का शुक्रिया अदा करता है वो सारी बात छुपाने की। पर जिनो काफ़ी हद तक शुक्रगुजार है जिन्बू का, और वो सब कुछ सिर्फ सेल्फ डिफेंस था। और इस तरह से सब कुछ टलता है और हम आगे देख पाते हैं कच्चे में आदमी को। तो क्या वो खतरनाक होने वाला है? तो अब तक आपने देखा कि सिस्टम के कहने पर जिन्बू ने 6 लोगों को मार दिया। हाँ, बदले में उसकी जान भी उससे बची। और अब कहानी में आगे वो सभी इन्फॉर्मेशन पहुंचती है हंटर एसोसिएशन के पास, जिन बचे लोगों में से एक जिन्बू भी होता है, जो कि अभी फिलहाल के डुअल डंजन वाले इवेंट से बच के निकला था। और साथ ही उन मरने वालों में से एक बदनाम हंटर हुआंग डोंगसू का बड़ा भाई भी था, जो एक चिंता की बात हो सकती है जिन्बू के लिए। पर खैर इस सबसे अनजान जिन्बू अपने सामान्य जिंदगी की ओर बढ़ जाता है। वो अपनी मॉम के हॉस्पिटल की फीस भर देता है और घर पर खाने के लिए फ्राइड चिकन ले आता है और अपने कुछ और खर्चे भी देख लेता है। जहाँ उसकी बहन को लगता था वो कंजूस है, पर रियलिटी यही है हर एक आदमी की, वो कंजूस नहीं होता, वो गरीब होता है। हाँ, लेकिन कुछ लोग सच में कंजूस होते हैं। पर जिन्बू के पिछले हंट में उसको बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी, जो देख के उसकी बहन को लगता है कि पिछला हंट काफ़ी ईजी रहा होगा, उसमें शायद स्ट्रॉन्ग पार्टी के लोग रहे होंगे। जिस पर जिन्बू सिर्फ हामी भरता है। पर उसकी यादों में वो सारा सिनेरियो दोबारा घूमता है जिसमें उसने उन लोगों को जान से मार दिया। जहाँ लेवल अप करने से वो पावरफुल और बोल्ड बन चुका है, जिसे अब किसी भी चीज़ से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। पर फिर भी वो लोग इंसान थे। पर एट द एंड जिन्बू कंक्लूजन ये निकालता है कि उसको अपने परिवार के लिए और खुद के लिए ज़िंदा रहना है। तो अगर ऐसा दोबारा से कुछ करना पड़ा तो वो ज़रूर करेगा। वैसे जिन्बू फ्राइड चिकन के साथ कुछ बियर की कैंस भी लेकर आता है, जिन्हें पीने के बाद उसका सिस्टम उसको खुद डिटॉक्सीफाई कर देता है और दारू का असर उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है। जहाँ सिस्टम उसको बेहतर और लंबी ज़िंदगी देना चाहता है और शायद सिस्टम की इसी फैसिलिटी की वजह से उसके हाथ पर दोबारा उग पाए।
और अब इस सबके कुछ समय बाद जिन्वो को फ़ोन आता है जिन्हो का, जो जिन्वो को मिलने बुलाता है, जिससे मिलने पर वो शुक्रिया अदा करता है जिन्वो का उसकी जान बचाने के लिए। पर जिन्वो के लिए यही काफ़ी था कि उसने अपना हिस्सा उसको दिया और साथ ही ये बात बाहर नहीं आने दी। पर जिन्हो के हिसाब से वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस था, सेल्फ डिफेंस करते हुए जिन्वो ने वैसा किया, और उसके साथ ही वो चाहता है कि जिन्वो के साथ एक टीम बना पाए, जिसके लिए जिन्हो मना कर देता है। पर जिन्हो विनती करता है, और वो विनती करता है कि कम से कम 19 रेड तक मेरे साथ चलो। जैसा करके टोटल जिन्हो 20 डंजन कॉन्कर कर लेगा, जिससे वो एक गिल्ड मास्टर बन जाएगा। जैसा करने के लिए एग्जाम भी होता है, जिसके रिटन टेस्ट में वो आसानी से पास हो सकता है। लेकिन दिक्कत आ रही है बाकी सभी सरकारी एस्पिरेंट की तरह फिजिकल निकालने में, यानी कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस 20 डंजन कॉन्कर करने का, जिसके बाद वो गिल्ड मास्टर बनकर अपना गिल्ड खोल सकता है। और जैसा कि जिन्वो जानता है, जिन्हो के पापा एक अमीर कंस्ट्रक्टर है, और अगर वो अपना गिल्ड बना पाए तो काफ़ी सारे रिसोर्सेज पा सकते हैं जो उन्हें मिलेंगे डंजन के अंदर, जिनकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा होती है, जिसके लिए उसके डैड और भाई एक एस रैंक के हंटर को पाना चाहते हैं। पर जो पूरे देश में सिर्फ 7 ही है, जिनमें से एक रिटायर हो चुका है, और अगर वो उनमें से किसी को अपने लिए काम करने के लिए मनाए तो वो चीज़ें इनके लिए बैकफायर कर सकती है, जहाँ किसी एस लेवल के हंटर को वो अपना दुश्मन नहीं बना सकते। जिस पर आगे जिन्हो कहता है कि उसके भाई की शक्तियाँ हंटर के तौर पे अवेकन नहीं हुई, और सिर्फ उसकी शक्तियाँ अवेकन हुई है, जिस वजह से उसको अपने परिवार के बिजनेस के लिए गिल्ड मास्टर बनना पड़ेगा। और जिस सब वजह से वो चाहता है जिन्हो की मदद, जो एक ई रैंक का हंटर है, और जिसके साथ मिलकर अगर उसने 20 रेड कंप्लीट किए तो काफ़ी तक उसके डैड उस सबसे कन्विंस हो जाएंगे कि जिन्हो गिल्ड मास्टर बनने के लिए एप्लीकेबल है। जहाँ जिन्हो जानता है जिन्हो की शक्तियाँ बी रैंक या उससे ऊपर के रैंक के हंटर की हो सकती है। और जिस सबको देखते हुए जिन्हो ऑफर करता भी कि मार्केट वैल्यू 19 डंजन को और क्लियर करने की, जो वो देता जिन्हो को 30 बिलियन, या और साफ तौर पे कहे तो 19 सी रैंक के डंजन क्लियर करने के पैसे। पर अगर जिन्हो पहले की तरह होता तो ये ऑफर उसके लिए काफ़ी कमाल का होता, लेकिन अभी के हिसाब से वो जानता है कि उसकी शक्तियाँ लगातार बढ़ रही है, और एक समय पर उसकी शक्तियाँ एस रैंक नहीं उससे भी ऊपर जा सकती है, जिसको ध्यान रखते हुए ये कीमत उसके लिए कुछ भी नहीं होने वाली। और साथ ही किसी और के साथ काम करने पर उसे नहीं पता कि लेवल अप का असर कैसा हो आगे चलकर, जिसे देखते हुए जिन्हो उस ऑफर को मना कर देता है और वहाँ से जाने लगता है, जिसको देखते हुए जिन्हो डरता हुआ अपना आखिरी दाव खेलता है और कहता है, अगर आप मेरे साथ काम करोगे तो मैं आपका सीक्रेट मरते दम तक अपने साथ रखूँगा। जिस पर जिन्हो उसको घूर कर देखता है और जिन्हो काँप जाता है, और बस ये ऑफर कंप्लीट ना होने पर अफसोस करता है। पर इनके ऊपर खतरा मंडरा रहा है एक एस रैंक के हंटर का, जिसके भाई को जिन्हो ने लास्ट टाइम डंजन के अंदर मारा था, जिसे शक है कि उसके भाई का मर्डर हुआ है, जो शायद अभी उस जगह से बाहर रहता है, जो जान पाता है कि अगर वो उन्हें अभी मारेगा तो हो सकता है उस देश में उसको सज़ा हो, या अगर हंटर्स को लेके वहाँ कोई कानून नहीं हुआ तो उसे वापस इसी जगह भेजेंगे सज़ा के लिए। और हंटर होने के नाते वो अपनी सज़ा कम भी करवा सकता है, जिसे देखते हुए उन्हें मारने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन उसके गिल्ड का बिजनेस इससे ठप पड़ सकता है, जिस वजह से वो इस सब को शेड्यूल कर देता है कुछ और समय के लिए। तो जल्दी जिन्हो और जिन्हो पर खतरा मंडराने वाला है एस रैंक के हंटर का। अब इस सब के अलावा जिन्हो अपनी रूटीन ट्रेनिंग करते हुए सुबह पार्क में जाता है, और रनिंग करते हुए देख पाता है कि उसने 11 किलोमीटर रन किया, पर उसके सिस्टम का काउंटर अभी भी काउंट कर रहा है उसका टारगेट पूरा होने के बावजूद भी, जिसे देखते हुए डबल रनिंग करता है और 10 के बजाय 20 किलोमीटर रन कर लेता है, जो सब भी वो सिस्टम काउंट करता है। और इसी तरह बाकी एक्सरसाइज को भी वो डबल अमाउंट में करता है, जिसका वो डेली क्वेस्ट सीक्रेट क्वेस्ट में बदल जाता है, जिसके रिवॉर्ड में फुल रिकवरी, एबिलिटी के 10 पॉइंट और 2 रैंडम लूट बॉक्स के ऑप्शन मिलते हैं, एक ब्लास्ट और दूसरा कर्स्ड। जिसके ब्लास्ट ऑप्शन को चुनने के बाद जिन्हो को एक बॉक्स मिलता है, जिसके अंदर निकलती है एक चाबी, जो चाबी होती है डीमन कैसल नाम के डंजन का, जिसकी डिफिकल्टी लेवल एस क्लास की होती है, जिसके अंदर उसको मिल सकता है जीवन का अमृत, जिससे किसी भी तरह की बीमारी ठीक हो सकती है, जो उसका अटेंशन खींचती है, क्योंकि शायद वो उसके इस्तेमाल से अपनी मॉम को ठीक कर सकता है। जो सब ध्यान देते हुए वो डंजन में एंट्री करने की तैयारी करता है, और चाबी का इस्तेमाल कर कर वहाँ के दरवाजे को खोल अंदर एंट्री मारता है, जहाँ जिन्हो के हाथ में टेलीपोर्टेशन स्टोन भी होता है, जो वो इमरजेंसी में इस्तेमाल करने की सोच सकता है अगर उसे यहाँ कुछ नहीं हो पाया। और अंदर एंट्री मारते उसका स्वागत करता है हेल्स गेट कीपर सेरेबेरस या कैरेबेरस, जिसे देखने के बाद भी जिन्हो अपनी हिम्मत नहीं हारता और तेजी से हमला करने के लिए बढ़ता है उसकी ओर। पर उसके वारों पर कोई असर होता ना देखकर वो इस्तेमाल करता है मर्डरस इंटेंट का, लेकिन वो बीस्ट उस मर्डरस इंटेंट को रिफ्लेक्ट कर देता है। पर फिर भी जिन्हो अपने खंजर से उसे चोट पहुंचाने में कामयाब होता है, पर उसका भी असर उस पर नलीफाई हो जाता है, जिसके बाद वो बीस्ट हमला करना शुरू करता है, जिसके एक वार से ही जिन्हो का एक हाथ
पूरा साफ हो जाता है, जिसकी 1/3 शक्ति इस सबसे ख़त्म हो चुकी होती है। जिस सबसे जिन्वो खुद को थोड़ा बहुत संभालता ही है कि तभी उसे नोटिफिकेशन आती है कि उस हेल्थ गेट कीपर की शक्तियाँ डबल हो चुकी है, जिसके वार से जिन्वो बच नहीं पाता और उस पर एक तेज तरार वार होता है उस बीस्ट का, और इस सब से उसकी आधी शक्ति खत्म हो चुकी है। जिसके बाद जिन्वो खुद को फुल रिकवर करके उसकी आंखों में वार करता है, पर उस सब का भी इतना फ़ायदा नहीं होता और जिन्वो उस बीस्ट के सामने बस एक खिलौने भर का रह जाता है, जिसके वार कभी उसे यहाँ उछालते हैं तो कभी वहाँ, और ऐसे ही कुछ उसके वारों से उसकी शक्ति सिर्फ 30% बचती है, जिस वजह से जिन्वो की विल पावर स्किल एक्टिव होती है, जिससे उसकी डैमेज को 50% तक कम किया जाता है। पर फिर भी उसका सामना करना जिन्वो के लिए काफ़ी मुश्किल होता है, जो बच बचाता उस बीस्ट के ऊपर धूल फेंकता है, जिससे वो वहाँ से बचकर भागता है और छुपकर इस बारे में सोचता है कि वो क्या कर सकता है। जहाँ उसके पास कोई भी और रास्ता ना देखते हुए वो टेलीपोर्ट होने की सोचता है, लेकिन तभी वो बीस्ट वहाँ भी हमला कर देता है, जिससे जिन्वो के हाथ से वो टेलीपोर्टेशन स्टोन छूटकर कहीं दूर चला जाता है और उसे बीस्ट के हमले का शिकार होना पड़ता है, जिससे उसकी पावर लिमिट काफ़ी कम बचती है। जहाँ जिन्वो की शक्ति काफ़ी कम है तो उसे क्या करना चाहिए इस बारे में वो सोचता है, जिसके सामने सिस्टम निकालता है कुछ ऑप्शन, जिन ऑप्शन में उसके सामने होते हैं हीलिंग पोशन, जो उसे 300 के एक मिलते हैं। जैसे 3 पोशन लेकर वो अपनी पावर बढ़ाता है, जिसकी खोज वैसे वो बीस्ट उसकी खुशबू से अभी भी कर रहा है, पर उन 3 पोशंस के बावजूद भी ज़्यादा फर्क नहीं आया। पर तभी उसे याद आता है बियर पीने पर अल्कोहल नलीफाई करने का सिस्टम का तरीका, जिसे देखते हुए पॉइजन ट्राई करता है, जिसे पीने पर उसकी शक्ति काफ़ी तक रिकवर हो जाती है। पर उस समय तक उसे उस बीस्ट ने ढूंढ लिया, जिससे बचने की कोशिश में जिन्वो के चेस्ट पे वार लगता है। पर जिन्वो भी अपने हौसले को जोड़ कर रखता है, क्योंकि वो अभी भी हिल सकता है, लेकिन तभी उसकी किस्मत साथ देती है और उस बीस्ट की रेज स्किल खत्म होती है, जिस वजह से उस पर लगे चोट अब पहले जैसा असर दिखाते हैं, जिसे देख जिन्वो का जज्बा फिर से जग जाता है और वो पूरा जोर लगाकर वार करना शुरू करता है उस बीस्ट के ऊपर। जिन बीस्टों के सरों में से एक सर का वो गला काट देता है और अपना हौसला जुटाए लड़ने के लिए आगे बढ़ता है उस बीस्ट से, जिसके दांतों को पकड़ उसके मुंह को बंद होने से वो रोकता है, लेकिन हवा में उछलो बीस्ट दोबारा जिन्वो को चोट बचाने में कामयाब होता है और उसे अपने मुंह में दबोच लेता है, जिसका सिर्फ एक ही सर बचा है, जिसके बाकी 2 सरों को जिन्वो के पुराने वार और अभी के ताज़ा वार से हरा दिया जिन्वो ने। और जिन्वो इस समय उसके मुंह में फंसा हुआ है, पर उसके बाद भी वो हौसला नहीं हारता और अपने डैगर से या खंजर से उसकी आंखों में वार करता है, जिस वार से खून का सैलाब निकलकर चारों तरफ फैल जाता है और वहाँ लगी आग उससे बुझ जाती है। साथ ही उस बीस्ट की ज़िंदगी की लौ भी उससे बुझ जाती है। जिस बीस्ट के हारने के बाद जिन्वो की चोटें हील हो जाती है, जिसे और आगे बढ़ने के लिए एक चाबी मिलती है, जिसकी रक्षा शायद ये बीस्ट कर रहा था। साथ ही उसको मिलता है फॉर्मूला जीवन के अमृत को बनाने का, जिसे बनाने के लिए उसे 3 आइटम चाहिए, जो चीज़ें शायद आगे वाली बिल्डिंग के अंदर मिलेगी, जहाँ वो अपनी शक्ति से जान सकता है कि आगे और ख़तरनाक खतरे हो सकते हैं, जिसका सामना फ़िलहाल वो नहीं कर पाएगा, पर जल्दी वो यहाँ आने की तैयारी ज़रूर करेगा। तो इंतज़ार करते हैं कि कब तक जिन्वो उस खतरे को पूरा कर इस सब को भी कॉन्कर कर पाता है। तो अब तक की कहानी में जिन्वो जीवन का अमृत लेने या एलेक्सर ऑफ लाइफ लेने जाता है, जिस तक पहुँचने का रास्ता अब भी काफ़ी लंबा है, जो 3 और चरण से होकर जाएगा, जिसके लिए उसको और पावरफुल होने की ज़रूरत है, क्योंकि उसके इंग्रेडिएंट अलग अलग जगह मिलेंगे उसको। तो अपनी शक्ति और एनहेंस करने के लिए जिन्वो एक्सेप्ट कर लेता है जिनो के प्रपोजल को, जिसमें शामिल होते हैं 19 और सी रैंक के डंजन्स, जिससे जिनो काफ़ी खुश होता है। लेकिन इसके पीछे कंडीशन रखी जाती है जिन्वो की, जो होती है वो और जिन्वो अकेले ही डंजन के अंदर जाएंगे। पर सी रैंक डंजन में एंटर होने के लिए एक टीम को कम से कम 8 मेंबर चाहिए, जिसके लिए जिन्वो सलाह देता है जिनो को, तो उन्हें हायर करो हमारे ज़रूरत के हिसाब से, बिल्कुल वैसे ही जैसे इनके पहले सी रैंक डंजन के दौरान उस शख्स ने किया था। तो आगे हम देख पाते जिनो को उसके पापा के साथ, जो बात करते हैं डंजन के आने की वजह से बिजनेस मॉडल्स में आए चेंजेस के बारे में, जहाँ कोई भी सेक्टर क्यों ना हो वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ डंजन और उसके अंदर से मिलने वाले रिसोर्सेज की वजह से, जिन रिसोर्सेज के ऊपर सबसे ज़्यादा हक गिल्ड का है, जहाँ इस देश में कुछ गिने चुने ही गिल्ड है जो ये सारा वेल्थ कंट्रोल करते हैं। और एक बड़े बिजनेसमैन होने के नाते वो उनसे पीछे नहीं रहना चाहते, वो भी जल्दी इस सेक्टर में अपना हाथ आजमाना चाहते हैं, जो सपना कहीं ना कहीं जिनो भी पूरा करना चाहता है। और दूसरी तरफ जिन्वो डेली क्वेस्ट के लिमिट को दोबारा एक्सटेंड करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा दोबारा नहीं होता। पर आगे हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक डी रैंक के मिशन के लिए नोटिफिकेशन आता जिन्वो के पास, जिस रिक्वेस्ट को डिनाई करने की सोचता है, पर कुछ ना के बदले कुछ करना सही समझकर वो इसे डिक्लाइन नहीं करता। पर सिर्फ जिन्वो ही नहीं, बाकी लोगों को भी जो कि डुअल डंजन में शामिल थे इस डी रैंक के डंजन के मिशन के लिए रिक्वेस्ट जाती है। और वैसे जिन्वो के पापा का एस क्लास हंटर को जोड़कर एक गिल्ड बनाने का सपना ही दिखता है फिलहाल के लिए, क्योंकि कोई भी हंटर उनके साथ काम करने के लिए राजी नहीं होता। और वैसे एस क्लास के हंटर्स
काफ़ी तक प्लान कर रहे हैं जेजू आइलैंड की तरफ दोबारा इन्वेड करने के लिए, क्योंकि पिछली बार उन्हें वहाँ मुंह की खानी पड़ी और वो हार बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग, क्योंकि उसमें उन्होंने कई सारे अपने चहेते लोगों को भी अपनी आंखों के सामने मरते देखा। वैसे आगे हम किसी को सुपारी देते हुए देख पाते हैं जो किसी को मरते हुए देखना चाहता है। खैर इस सब के अलावा जिन्हों बढ़ता है अपने मिशन की ओर खाली हाथ, जो उसकी बहन को थोड़ा हैरान करता है। खैर जहाँ आगे वो रास्ते में मिलता है मिस्टर सॉन्ग से, जो उसे देख के पहचान तो लेते हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी हद तक चेंजेस दिखाई देते हैं जिन्वो के अंदर। पर जितना मिस्टर सॉन्ग को याद है उस हिसाब से जिन्वो का एक पैर कट चुका था डंजन के अंदर। पर सच तो ये है कि उसका पैर ही नहीं, उसके हाथ भी कट चुके थे उस दौरान। पर जिन्वो उसको टालता है ये कहकर कि जब उसने हॉस्पिटल में अपनी आंखें खोली तो उसके हाथ और पैर सही सलामत थे, जो मिस्टर सॉन्ग को एस रैंक हंटर की हीलिंग एबिलिटी लगती है। और वैसे वो कहते तो नहीं, पर उन्हें ही बुरा लगा होगा क्योंकि उनके हाथ के साथ भी ऐसा नहीं हो पाया। बजाय उसके वो कहते मेरे हाथ को काफ़ी समय हो गया इसलिए वो शायद ठीक नहीं हो सकता, और उन्हें इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और खैर उन्हें जहाँ बाद में खबर मिली कि जिन्वो भी जिंदा है, जिससे उन्हें काफ़ी तक तसल्ली मिली। पर सवाल ये उठता है कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उन्हें भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक रिक्वेस्ट आई है, और उस जगह पहुंचने पर वो अपने बाकी साथियों को भी वहां मौजूद देखते हैं। और ये काफ़ी हद तक एक रीयूनियन है, पर जहां वो बाकी दो लोग इनसे नजरें नहीं मिला पाते, जिन्होंने काफ़ी तक जिन्वो का साथ छोड़ा खुद की जान बचाने के लिए। पर जूही वैसा महसूस नहीं करती, वो काफ़ी तक खुश होती है जिन्वो को सही सलामत देखकर। और तभी वो एंट्री होती है हंटर एसोसिएशन वालों की, जो अपने साथ 4 नहीं 3 क्रिमिनल लेकर आए होते हैं, क्योंकि उनके पास हंटर्स की कमी है। और वो क्रिमिनल्स हंटर होने के नाते अपनी सजा कम करवाने के लिए इस मिशन पर आए हैं। पर अगर उन्होंने कोई गड़बड़ की तो उसके लिए है ये बी रैंक का हंटर, जो इन सी रैंक के हंटर्स या क्रिमिनल्स को आसानी से मार सकता है कुछ भी गड़बड़ करने पर। तो आगे जिन्वो और बाकी लोगों की टीम को लीड करते हैं सॉन्ग परमिशन ले गए जिन्वो से, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी की वजह से वो लोग बच पाए थे, और सॉन्ग एक लीडर के तौर पर उस समय फेल हुए थे। तो इस सब के साथ ये पूरी टीम बढ़ती है डंजन के अंदर। तो अब कहानी में आगे वो सभी डंजन के अंदर एंट्री मारकर लड़ना शुरू करते हैं गॉब्लिन से, क्योंकि ये एक डी रैंक का डंजन है, जिस डंजन के अंदर उन क्रिमिनल हंटर्स के जलवे देखे जाते हैं जो काफ़ी आसानी से उन सभी बीस्ट्स को हराते चले जाते हैं। और मिस्टर सॉन्ग के जलवे भी हमें देखने को मिलते हैं, जो कि एक सी रैंक के हंटर है। पर वहाँ सबसे हैरानी वाली बात होती है जिन्वो की स्किल्स जो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है, और वो अब तक बिना चोट खाए कई सारे गोब्लिन्स को हरा पाया है, जहाँ मिस्टर सॉन्ग उसकी इम्प्रूवमेंट को देख पाते हैं। तो खैर आगे चल के उस डंजन के अंदर 3 रास्ते आ जाते हैं, पर ये डंजन क्योंकि डी रैंक का है तो 3 लोगों की टीम में बंटना कोई बड़ी बात नहीं होगी। जहाँ 3 टीम बढ़ जाती है और जिन्वो जानता है कि किस रास्ते से बॉस मिलेगा उसे, जिस वजह से वो चुनता है वो रास्ता जिसमें मिस्टर सॉन्ग और जो ही उसके साथ जाते हैं। और बी रैंक का हंटर जो कि हंटर एसोसिएशन वालों ने दिया है वो जाता है क्रिमिनल्स के साथ किसी और रास्ते में, और बाकी बचे लोग चुनते हैं बाकी रास्ते। तो वो आखिरी टीम उन दोनों लोगों की बनती है जो कि जिन्वो को डंजन के अंदर छोड़ के भाग गए थे, जहां वो दोनों उम्मीद करते हैं कि मिशन आसान हो। पर यह आसान हो सकता है क्योंकि उन लोगों ने यहाँ वीकेस्ट हंटर को बुलाया है, पर ऐसा ही कुछ पिछली बार भी हुआ था। पर उस सब बातों को याद कर ये मन बनाते हैं कि जैसे ही डंजन ख़त्म हो या ये मिशन ख़त्म हो, ये जाके माफ़ी मांगेंगे मिस्टर सॉन्ग और जिन्वो से, क्योंकि भले ही वैसा उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया हो, पर फिर भी ये अपने एक साथी को वहाँ पीछे छोड़कर भाग गए थे, जो हंटर होने के नाते काफ़ी गलत है, जिस वजह से ये जिन्वो से माफ़ी मांगेंगे। तो ऐसे किसी और रास्ते में बी रैंक का हंटर और साथ में उसके 3 क्रिमिनल्स हैं जो काफ़ी आसानी से गॉब्लिन्स को मार रहे हैं, जहाँ वो बी रैंक का हंटर उन क्रिमिनल से पूछता है कि क्या तुम किसी और को भी ऐसे मार सकते हो, जहाँ उनके जवाब में एक इंसान और गॉब्लिन में उनके लिए ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, तो हाँ वो ऐसा कर सकते हैं। और हम पहुँचते हैं बी रैंक के हंटर के फ्लैशबैक की ओर, जहाँ उसे कोई सुपारी दे रहा था इन 3 क्रिमिनल्स को मारने के लिए, क्योंकि इन तीनों क्रिमिनल्स ने उस शख्स की बेटी को काफ़ी बेरहमी से मारा था, जिन्हें हंटर होने के वजह से कम सज़ा मिली और बस कुछ सालों की जेल हुई, जो वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, जहां वो चाहते हैं कि उन्हें सज़ा मिले। जिस सब को देखते हुए वो 3 बिलियन युआन देते हैं इस हंटर को उन तीनों को मारने के लिए। और अब जिस सब को देखते हुए और उस प्रॉफिट को देखते हुए वो उन तीनों को मारने का फैसला करता है, क्योंकि उन तीनों को मारना उसे काफ़ी सारे पैसे दिलवाने वाला है। और वैसे भी डंजन की बात डंजन में रह जाती है, क्योंकि जो भी वो बाहर जाके लोगों को बताएगा वो सब सच माना जाएगा। और आगे चल के वो उन सभी कैदियों को मार देता है, जिसे देख लेते हैं जिन्वो के साथी, क्योंकि उनका रास्ता आगे चलकर इस रास्ते में मिल जाता है, जो उन्हें देख के समझ पाता है कि बॉस की तरफ जाने वाला रास्ता वो था जो जिन्वो ने लिया था। और वो इसको देख के अपने मिशन को थोड़ा चेंज करने की सोचता, और आखिरी बचे कैदी को जिसको उसने हाथ में पकड़ा हुआ था
उसकी गर्दन काट देता है और बढ़ता है उन दोनों की ओर। पर इससे पहले उन तीनों का आमना सामना हो, हम बढ़ते जिन्बू की ओर, जिसे याद आती है उस बी रैंक के हंटर के बारे में जो जिन्बू के डुअल डंजन वाले इंसिडेंट के बाद उससे वहां मिलने आया था। और उसी दौरान उन लोगों को चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। जहां जाकर वो देखते हैं सभी कैदी मारे गए हैं और साथ ही इनके वो दो साथी भी काफी बेरहमी से मारे गए, जिनमें से एक अभी भी थोड़ा जिंदा होता है, जिसे देख जिन्बू जल्दी जूही को उसे हील करने के लिए कहता है, जिससे वो होश में आता है। पर उसके शरीर पे कई सारे घाव दिए गए हैं जो किसी मैजिकल बीच का काम नहीं है, क्योंकि उस शख्स ने कई बार उसको मारने की कोशिश की पर जान से नहीं। उसका हर एक वार घातक था, पर फिर भी उसने अपने एक वार से इसको ख़त्म नहीं किया। तो आगे मिस्टर किम, जिसको कि हील कर रही होती है जूही, वो कहते हैं मैं नहीं बच पाऊंगा। पर जिन्बू इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी फैमिली है, उसके लिए उन्हें बचना है। और साथ ही जिन्बू का थोड़ा सा गुस्सा भी उनके लिए या शायद लगाव है, जिसको गुस्से के तौर पे कहता है कि तुम्हारे मरने के बाद मैं किसको कोसूंगा। पर वो अपनी आखिरी सांसों में कहते हैं ये ऐसा नहीं हुआ जैसे मैंने सोचा था, मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे माफ़ कर देना बच्चे। जिस सबके साथ वो मारा जाता है, लेकिन वो लोग अभी भी सेफ नहीं है, क्योंकि बी रैंक का वो हंटर दोबारा इनकी ओर वार करने पीछे से बढ़ता है, या मोर स्पेसिफिकली जूही के ऊपर वार करने के लिए बढ़ता है, जिसको रोक लेता है जिन्बू, क्योंकि वो पहले हीलर को मारना चाहता था। पर वो तो हंटर एसोसिएशन की तरफ से था ना, ये ऐसा कैसे कर सकता है। पर वो इनकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं होता, वो अपनी कहानी तैयार कर रहा होता है कि क्या बताएगा हेडक्वार्टर में। वो बोलेगा कि ये तीन कैदी भागने का तरीका ढूंढ रहे थे, और जब मैं बॉस से लड़ रहा था उस दौरान इन लोगों ने सबको मार दिया, और फिर मुझे मारने की कोशिश की, और खुद को बचाते हुए मुझे इन्हें मारना पड़ा। जो सब सुन जिन्बू को उस पर गुस्सा आता है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग जानते हैं जिन्बू उसका सामना नहीं कर सकता, और सी रैंक का एंटर होने के नाते वो भिड़ने पड़ते हैं उससे आगे अपने हाथ में तलवार लिए किम की। पर फिर भी वो जानते हैं कि सामने वाला शख्स बी रैंक का हंटर है और वो सिर्फ सी रैंक के हंटर है। जिस सबको देखते हुए जूही से फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाने की मैजिक को यूज़ करने के लिए कहते हैं। अब क्योंकि सॉन्ग मैजिक यूज़ करने वाला एक हंटर है, लेकिन उन्होंने हाथ में तलवार पकड़ रखी है, जिसको देखकर वो बी रैंक का हंटर उम्मीद करता है कि मिस्टर सॉन्ग उसको नहीं हरा पाएंगे। पर मिस्टर सॉन्ग मैजिक यूज़ कर सकने से बहुत पहले से ही एक हुनरदार तलवारबाज रह चुके हैं, और वो अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए बीच में से काट देते हैं उस हंटर को। पर वो सिर्फ उसका आफ्टर इमेज था, जहां अगर मिस्टर सॉन्ग थोड़े से और फास्ट होते तो वो उसको हरा पाते। पर उनके पावर के बीच का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा होता है, और वो बी रैंक का हंटर मिस्टर सॉन्ग के कंधे पर एक वार करता है, जिसको उसी समय हील कर देती है जूही। जहां उसे अंदाज़ा था कि जूही की यही एबिलिटी उसके लिए सर दर्द बन सकती है, जिसको मारने के लिए वो आगे बढ़ता है, लेकिन फिर से उसको रोकते हैं मिस्टर सॉन्ग। और अब वो भी मिस्टर सॉन्ग की एबिलिटी का लोहा मानता है, जिन्होंने वैसे एस रैंक के हंटर को भी ट्रेन किया है, तो तलवारबाजी में उनका सामना कोई नहीं कर सकता। पर फिर भी उनकी शक्ति लिमिटेड है, वो एक मेज हंटर है जिनके पास जादू इस्तेमाल करने की शक्ति है, और तलवारबाजी में वो ज़्यादा कमाल नहीं कर पाएंगे एक असैसिन हंटर के अगेंस्ट, जिसकी तेज़ी देखते ही बनती है। और वो कई सारे वार काफ़ी तेज़ी से करता है मिस्टर सॉन्ग के ऊपर, जिन सब वारों से बचना तो दूर, मिस्टर सॉन्ग उन्हें देख तक नहीं पाते। साथ ही जूही भी उनको हील नहीं कर पाती। और अब बारी होती है मिस्टर सॉन्ग के मरने की। पर वो एक झांसा था जिस मोमेंट का इस्तेमाल करके वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हैं उसके अगेंस्ट, लेकिन वो उससे भी बच जाता है। जहां मिस्टर सॉन्ग भी समझ चुके हैं कि वो और कुछ नहीं कर सकते, और उनका अंत नज़दीक है, जिसका वार उनकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है, जिसको रोकता है जिन्बू, जिसने ऐसा दूसरी बार किया है। जो पूछता है उससे कौन हो तुम, जिस पे वो कहता है मैं हूँ जिन्बू, ई रैंक हंटर। पर उसकी एबिलिटी से वो जानता है कि वो ई रैंक हंटर तो बिल्कुल नहीं हो सकता, और अगर वो फॉल्स रैंकर होता तो उसकी टीम इस बारे में जानती। तो इसका मतलब साफ है उसकी डुअल अवेकनिंग हुई है, जिस पर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ऐसा हो सकता है डुअल डंजन के बाद उसके साथ हुआ हो। पर जिस बारे में उसको याद आता है कि उस समय ये लोग पहुंचे तो उसके पास, और उसकी शक्तियाँ काफ़ी कम थी। पर उस समय से अब तक इसमें काफ़ी चेंज आ चुका है, जिसके दिमाग में सवाल घूमना शुरू होता है, तो उसकी शक्तियाँ कैसे बढ़ी, ये डुअल अवेकनिंग भी नहीं है, और वो डुअल डंजन से कैसे बचा होगा। खैर, जिस सब बातों को वो दरकिनार करके आगे बढ़ने वाला होता है, लेकिन जहाँ जिन्बू उससे पूछता है तुमने उन्हें क्यों मारा, जिस पर वो कहता है उन कैदियों को मारना, उन लोगों को उसने मारा सुपारी के वजह से, क्योंकि उन्होंने काफी तक मेंटली टॉर्चर किया था एक लड़की को, जिस वजह से उसे मरना पड़ा। पर जिन्बू का सवाल ये कैदी नहीं होते, उसका सवाल होता है बाकी लोगों को क्यों मारा। अगर ऐसा उन्हें चुप कराने के लिए करना था तो वो उनको बिना तड़पाए भी मार सकता था, पर उसने उन्हें आसान मौत नहीं दी, उसने उन्हें काफी तड़पाया। तो ऐसा उसने उस बेचारी लड़की और उसके पापा के लिए नहीं किया। और हम बढ़ते फ्लैशबैक में, जहाँ उस लड़के के पापा गिड़गिड़ा रहे थे, और ये सामने से कहता है तुम जानते हो मैं बी रैंक हंटर हूँ, मुझे कई सारे गिल्ड्स ऑफर आते रहते हैं जो इससे भी ज़्यादा होते हैं, पर तुम्हें पता है मैं क्यों हंटर एसोसिएशन के साथ कोड़ियों के भाव पर काम करता हूँ, क्योंकि मुझे मॉन्स्टर से ज़्यादा इंसानों को मारने में मज़ा आता है। और वो बढ़ता अपने वार को लिए जिन्बू की ओर,
जहाँ जिन्बो उसके वारों को डॉच कर पाता है और साथ ही दोनों की एबिलिटी काफ़ी हद तक सेम भी लगती है, जहाँ दोनों एक दूसरे को बराबरी की टक्कर देते हैं। पर उस बी रैंक के हंटर के पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है जो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, जो जिन्बो के मुंह पर धूल उड़ाकर उस पर कई सारे वार करता है। पर उसकी बढ़ती हुई खून की प्यास की वजह से जिन्बो का सिस्टम एक्टिव हो जाता है, जो उसको मारने के लिए परमिशन दे देता है, जहाँ उसका मिशन है उसको मारना, जिससे जिन्बो की एबिलिटी काफ़ी तेज़ी से बढ़ जाती है और वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है उसके ऊपर वार करने के लिए, जिससे उसके गाल पे खरोच लगती है और जिन्बो का खंजर जहरीला है जिसका असर होता दिखता भी उसके ऊपर। पर फिर भी वो इतना कमज़ोर नहीं पड़ता कि वो अगला वार ना संभाल पाए जिन्बो का, और साथ ही वो इस्तेमाल करता है अपने स्टेल्थ स्किल का, जिससे वो गायब हो जाता है, जिससे उसकी खुशबू और हर तरह के प्रेजेंस वहाँ से गायब हो जाती है, जिसकी उस एबिलिटी का सामना बहुत कम लोगों ने किया है, क्योंकि जिन्होंने भी उसका सामना किया है वो उसके बारे में बताने के लिए ज़िंदा नहीं है। तो अब जिन्बो बिल्कुल भी तेज़ नहीं है और वो उसका सामना नहीं कर पाएगा। जिसने अपने वार से जिन्बो के पैर को जख्मी कर दिया है और वो उम्मीद करता है कि जिन्बो उसके बाद कुछ नहीं कर पाएगा, एक जख्मी पैर के साथ वो अगला वार नहीं रोक पाएगा उसका। जिन सब बातों से जिन्बो पक जाता है, जो कहता है तुम्हारी बकवास हो गई, और वो इस्तेमाल करता है फुल रिकवरी का, जिससे उसका जख्मी पैर हील हो जाता है। जहाँ वो ये सब देख के काफ़ी हैरान है, क्योंकि वो कॉम्बैट एबिलिटी वाले शख्स को हीलिंग मैजिक इस्तेमाल करते हुए देख पा रहा है। जहाँ इस सब के साथ जिन्बो का एक और जज्बात मर जाता है और उसे अब गुस्सा होने की ज़रूरत भी नहीं है इस तरह के बंदे को मारने के लिए। जिस सब बातों से वो समझ पाता है कि जिन्बो ने पहले भी कुछ और लोगों को मारा होगा, और मिस्टर सॉन्ग इस सबसे फिगर आउट करते हैं कि हो सकता है काफ़ी कुछ हुआ जिन्बो के साथ, जिस वजह से वो इतना बदल गया और काफ़ी कुछ झेलना पड़ा उस दौरान। पर अब अगर हम बात करें बी रैंक हंटर की, तो वो आगे बढ़ता है जिन्बो पे वार करने के लिए, लेकिन जिन्बो उसके सही वारों को प्रिडिक्ट कर लेता है, जहाँ उसके पास कुछ और अलग और अजीब वार होता है, जिसके इस्तेमाल से पहले जिन्बो इस्तेमाल करता है मर्डरस इंटेंट का, जिससे वो बी रैंक हंटर कुछ और नहीं कर पाता और जिन्बो की तलवार उसके सीने के आर पार हो जाती है, जो मरते समय लोगों को मारने का अपना रीज़न बताता है, जो है कि वो एक हंटर है, जहाँ हंटर के लिए किसी भी तरह के उसूलों का कोई मायना ही नहीं है। और साथ ही जिन्बो ने उसको हराया है, तो जिन्बो ई रैंक का हंटर तो बिल्कुल नहीं है। पर उसे अब भी हैरानी है कि जिन्बो इतने सारे एबिलिटी कैसे इस्तेमाल कर सकता है, हीलिंग, शक्ति बढ़ाना और साथ में असेसिन स्किल भी, जिसके पीछे का रीज़न जिन्बो को भी नहीं पता। पर वो बस इतना बता पाता है कि वो एक ऐसा हंटर है जिसकी शक्तियाँ हर लड़ाई के साथ बढ़ती रहती है, जो आगे जिन्बो की परछाई में देख के ये तक बता पाता है कि जिन्बो जितना शक्तिशाली बन रहा है वो उतना ही अपनी पुरानी पर्सनैलिटी को खोता जा रहा है, क्योंकि तुम जितना ही बुराई का सामना करोगे बुराई भी तुम में उतनी ही बढ़ती चली जाएगी, जो सब कह के वो मारा जाता है। जहाँ ये सारी बातें जिन्बो महसूस कर पाता है, क्योंकि जितना वो पावरफुल बनता जा रहा है वो अंदर ही अंदर अपने कुछ कमी भी महसूस कर पा रहा है। खैर, जहाँ जूही और मिस्टर सॉन्ग उसके शुक्रगुजार होते हैं और जिन्बो ने बाहर जाने के लिए कहता है, क्योंकि वो अकेले सामना करने के लिए बढ़ता है बॉस का। जिसके बाद कहानी में आगे हंटर एसोसिएशन से कोई आता है जो जान पाता है मौका वारदात का हाल, कि वो शख्स सीक्रेटली लोगों को मार रहा था डंजन के अंदर। और खैर वो जिन्बो को पहचान पाता है, जो पहले से काफ़ी बदल चुका है। जहाँ वो आगे अपने सबऑर्डिनेट की गलती के लिए माफ़ी मांगता है और पूछते हैं कि उसको किसने हराया। जहाँ जिन्बो को उम्मीद होती है कि उसका सच अब बाहर निकलने वाला है, लेकिन मिस्टर सॉन्ग उसको बचाते हैं और कहते हैं उसे मैंने हराया, जो एक सी रैंक कैंटर थे जिन्होंने मदद ली बी रैंक के हीलर की। पर साथ ही वो जानता है कि वो शख्स बी रैंक में भी काफ़ी कमाल का या टॉप का था, जिसका मतलब कोई सी रैंक कैंटर उन्हें हरा ही नहीं सकता। जहाँ वैसे जिनको जान पाता है इस शख्स के बारे में जिसकी शक्तियाँ काफ़ी कमाल की है, और वो एक ए रैंक कंटर है। और अगर सच बाहर आता, उसे उसका सामना करना पड़ता तो काफ़ी मुश्किल हो सकती है जिन्बो के लिए उसका सामना करने में। खैर, जब मिस्टर संग माफ़ी मांगता है जिन्बो क्रेडिट लेने के लिए, पर वो जानता है अगर जिन्बो से छुपा रहा है तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा इसके पीछे। तो आगे इन्वेस्टिगेशन होते हुए पकड़ा जाता है वो शख्स भी जिसने पैसे दिए थे उन तीनों क्रिमिनल्स को मारने के लिए कैंग को। जहाँ अंत में जिन्बो और जूही साथ में होते हैं और जूही दिखाती है उसे वो स्टोन जो कि जिन्बो ने उसको दिया था साथ में लंच करने के लिए। और ये एपिसोड यही अंत होता है। तो क्या होगा आगे जानने के लिए जुड़े रहिए और अपने विचार नीचे कमेंट में वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें। तो अगली मिलते अगली वीडियो में। सायोनारा एंड हैव अ नाइस डे।